नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीत परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। भारत आत्मनिर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश में आतंकवाद फैला। किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा। किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद होता है। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना,
तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनिए। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता। तो आज इसी वाद विवाद पर, इसी आरोप प्रत्यारोप पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रितेश मौर्य जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, के मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रितेश मौर्य जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। रितेश मौर्य जी, सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अंबिकापुर में कही हैं, सभी की सभी कांग्रेस पर पूरी तरह से कटाक्ष कर रही हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचारी कांग्रेस को बताया है। साथ ही साथ कांग्रेस को आतंकवादियों और शहीदों का अपमान और आतंकवादियों पर आंसू बहाने वाला भी बताया है। वास्तव में इसको थोड़ा सा विस्तार में विश्लेषित कीजिएगा, आप समझाने का प्रयास कीजिएगा। रितेश मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का अंबिकापुर में एक रैली दौरा था, इसमें उन्होंने कांग्रेस के जो नेता सैम पित्रोदा जो अमेरिका में, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें विरासत की संपत्ति को अमेरिका में इस प्रकार से 55% जो है वहां पर कब्जा कर लिया जाता है या टैक्स लिया जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस भारत में जब सरकार बनाती है इसी प्रकार का टैक्स लेने की बात सैम पित्रोदा है। उसी भाषण, उन्हीं के जो बयान को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है अपने भाषण में बयान के स्पष्ट किया कि कांग्रेस की मंशा हमेशा से रही है कि जब वो सरकार में आती है तो इतने सारे भ्रष्टाचार करके वो अपने पैसे लूट के संसाधनों का दुरुपयोग करती है, और फिर अगर वो वापस सत्ता प्राप्त करना चाहती है तब भी वो ऐसा बात कर रही है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम विरासत टैक्स के माध्यम से भी हम लोगों के पैसे को हम सरकारी खजाने भरने का काम करेंगे। जबकि मालूम है कि कोई गरीब परिवार, सामान्य परिवार, जो कोई अमीर परिवार भी होगा तो किस प्रकार से मेहनत करके वो धन संपत्ति बनाता है, अपने बेटे बेटियों के लिए भी पसंद होता है। क्या वो अपना पूरा पैसा सरकार को दे दे? मुझे लगता है कि ये सैम पित्रोदा और कांग्रेस की ऐसी मानसिकता दर्शाता है कि चुनाव में उनकी स्थिति क्या है। तो इस प्रकार से वो जो बयानबाजी करते हैं और जब नरेंद्र मोदी जी इस बयान को पकड़ करके जनता को समझाने का प्रयास करते हैं तो वहीं पर देखते हैं कि कांग्रेस जो है मुल्की के मुद्दों से भटक रही है। अरे भाई, तो भटकी नहीं है, मुद्दों को तो बात कर रहे हैं हमको लगातार। आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे, आप बात करते हैं कुछ और। आपने कुछ काम किया नहीं 2023 से लेकर 2018-2023 में। आप 2014 के पहले की स्थिति, आप भारत देश की स्थिति में क्या थी ये पूरी देश की जनता जानती है। इसी तो देश की जनता लगातार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सराहते हुए, हमेशा दिखते हुए ला रही है। इस बार हमने कुछ नारा दिया, आपकी बात 400 पार, इसलिए हमें नारा दिया कि जनता पे विश्वास है। और जो रैलियों में भीड़ बढ़ रही है इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी जनता का अपार प्रेम और विश्वास जग रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को मुद्दों की लड़ाई या उससे संबंधित जुड़े हुए विषयों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है, ताकि कांग्रेस अपने
40 सीट से तो पहुंच की स्थिति में बन सकती। चलिए ठीक है। के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। के मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है, आरोप लगा रही है, लेकिन आरोपों को जिस तरह से लगा रही है, जनमानस में एक तरह से ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनकी संपत्ति का जो है आधा भाग सरकार ले लेगी उनके मरने पर। और जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर अपने 2-3 दिन से अपने सभी चुनावी मंच से ये कह रहे हैं कि पहले टैक्स से मारेगी, उसके बाद जो बचा खुचा है उसका 50% पंजा छीन लेगा। वास्तव में इसका प्रभाव कितना हो रहा है आम जनमानस में? कांग्रेस निश्चित जी के पक्ष में या विपक्ष में क्या जा रहा है मैसेज? निश्चित रूप से मोदी का जो हमला है कांग्रेस के लिए एक मुश्किल पैदा करने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जो बयान कांग्रेसी देते हैं उसी को ये मंच पर उन्हीं पर हमला कर देते हैं। मोदी जी की खासियत आप लगातार देख रहे हो, या भाजपा की खासियत है। जिस तरह छत्तीसगढ़ में लाठी की बात आई या मोदी मरेगा की बात आई, अब ये जो बात आ रही है कि सैम पित्रोदा ने जो बयान कहा है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि अमेरिका में जो कानून है वो लागू होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने कहा, या मनमोहन सिंह के बयान तुष्टीकरण को जोड़ करके मुसलमानों का पहला हक की बात कहे, उसको कहे, या कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया उसको लेकर के बात आई कि ST/SC OBC का आरक्षण कम हो गया, OBC का आरक्षण को आपने दिया, क्योंकि देश में आप जनरली सामान्यतः अभी तक तो यही है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, आपको उसी के भीतर ही आरक्षण देना। सुप्रीम कोर्ट के कई बार गाइडलाइन है और कई अनुमति मिली है, सामान्य वर्ग के लोगों को देना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अनुमति से ही आगे बढ़े 10%। ये तमाम प्रकार के मुद्दों को एकजुट करके जिस तरीके से उनके पेश करने की जो तरीका है उसके लेकर के मोदी जी मुझे लगता है कि लोगों के दिलों तक पहुंच रहे, जिस तरह उनकी संपत्ति को लेकर बात आ रही है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का जो बयान आपने सुना है इस पर कुछ बात नहीं आई है। निश्चित रूप से जयराम रमेश जी का एक एक्स पे पोस्ट आया है कि कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखते, उनका स्वतंत्र विचार है सैम पित्रोदा जी का। तो कहने का तात्पर्य का आप ऐसे विषय को छोड़ो, क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए है कि जी आप जारी रखिए। तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण को लेकर जो बात है उसको क्लियर करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस इस पर क्या बात कर रही है, इसका क्या जवाब दे रही है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। और जहां तक विकास के मुद्दों की बात है तो वो अपने विकास की बात भी कर रहे हैं। जिस लोगों क्षेत्र में जा रहे हैं वहां कितने आवास बने, किसानों को कितनी राशि मिली, नल जल योजना के कितना लाभ मिला, या उज्ज्वला गैस की बात करें, तमाम प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। इस आतंकवाद और नक्सलवाद को जिस तरह से जोड़े, जैसे मैंने पहले ही कहा, नक्सलवाद पर आपने संदेह व्यक्त किया, उस घटना हुई कि नहीं हुई, फिर वहां शहीद वाली बात आई कि कोई शहीद हुआ था करके उसमें फिर आपने वापस लिया बयान को। तमाम प्रकार की बातें जो आई उसमें शहीद को लेकर संदेह व्यक्त किया, फर्जी मुठभेड़ की बात कही, फिर आप उसको वापस लेते गए। कहने का तात्पर्य यह है कि मोदी जी जो बातें कर रहे हैं अपने विकास के साथ, अपनी बातों के साथ कांग्रेस पर इस तरह से हमला बोल रहे हैं कि सीधा सीधा मैं कहूं कि एक ध्रुवीकरण, हिंदुत्व ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण का कांग्रेस पर आरोप लगा के तमाम प्रकार, चाहे उसने घोषणा पत्र को लेकर कहे या देश के विभाजन धर्म के आधार पर हो या धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो, जो आरक्षण जैसे 30 जगह में बोले हैं, जो वो पूरा 14 सीट जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जहां भाजपा के 14 विधायक इस बार जीत कर आए हैं सरगुजा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे संभाग में। तो ये एक बड़ी बात है कि ऐसे जगह में वो बोल रहे हैं आदिवासियों को आरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको लेकर वे संवेदनशील भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये जनता के बीच और वहां खासकर जो इसको सीधा सुने उन पर एक बड़ा असर हो सकता है, मुझे लगता है। जी कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है कि ये हमारा उनका निजी बयान है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी ने तेलंगाना में बयान दिया था, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी तो उन्होंने ऐसी ही कुछ बातें की थी कि हम देश का एक्स-रे करेंगे और तमाम बातें और भी उन्होंने कही थी कि हम उन्होंने जी
देवेंद्र जी, उन्होंने एक दिन कहा था राहुल जी की भाषा से, वहीं से शुरू ये सब कुछ की जाति जनगणना की बात कही, मुझे लगता है। तो दूसरी बात उन्होंने की वित्तीय सर्वे की बात कही, तीसरी कही क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अब क्रांतिकारी कदम जो है उसको प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। क्रांतिकारी कदम क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारे बयान जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन समय की कमी से हम इसको इस कार्यक्रम में नहीं चलवा सकते। इससे पहले वाले कार्यक्रम में ये इससे पूरा विस्तार से इसे दिखाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, यहाँ पर बस इतना ही है कि जो भी स्थितियां हैं, जो भी परिस्थितियां हैं और जिस तरह से बातें हो रही हैं, सैम पित्रोदा की अगर जो बात करें तो उन्हें अच्छा लग रहा है और उन्होंने कहा है कि भारत में इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे कहने का तात्पर्य, हमारे जानने का लक्ष्य ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये मैसेज कन्वे हो रहा है, जनता में जो संदेश जा रहा है, वो वास्तव में कांग्रेस के सीधे विपरीत जा रहा है, जहां तक हमारा अनुमान है। आपका अनुमान क्या कहता है? निश्चित रूप से देखिए, पहले चीन से दोस्ती वाली बात आई। आप शुरुआत में देखेंगे कि कांग्रेसियों का संबंध जो चीन से किस प्रकार से ये बातें आई। उसके बाद समाजवाद, अमीरों के संपत्ति को छीन के जिस तरह कहा जाता है कि गरीबों को बांट दिया जाएगा, एक बराबर वित्तीय स्थिति होना चाहिए, ये बातें आई। अब तीसरी बात जो आ गई कि वो अमेरिका की ओर चले गए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि 55% जो यदि किसी के निधन के बाद है उसकी 55% संपत्ति जो है वो सरकार ले लेगी, उसको सरकार के अधिकार होगा, वो उसको किस रूप में उपयोग करे या बांटने वाली भी बात जो कुछ अभी क्लियर नहीं है। लेकिन 55% राष्ट्रीय जो लोग जो है छत्तीसगढ़ में या पूरे देश की बात जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कही है, तो उपभोक्तावादी नहीं है, ये बड़ा शब्द है उपभोक्तावादी। अमेरिका में उपभोक्तावादी जो हम कमा रहे हैं, उड़ा देते हैं या ऋण लेके कार चलाते हैं, लेकिन यहाँ भारत में मध्यम वर्ग कम से कम इस स्थिति में नहीं है कि उधारी से घर चलाने के बजाय में जितनी कमाई, जितना चादर है उसी में परिवार चलाने में विश्वास करता है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये संपत्ति यदि चले जाएगी जो हम अपने बच्चे या नाती पोते के लिए बचा के रखते हैं कि हमारे पीढ़ी सुखद जीवन व्यतीत करे शिक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो इसको लेकर के जो एक नब्ज पकड़ने वाली बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस मैदान में एक स्पष्ट जवाब का इंतजार है। अभी तो फिलहाल इंकार किया है, लेकिन क्या वित्तीय सर्वे होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्रांतिकारी कदम होगा, मुझे लगता है कि चुनाव के लिए समय कम है, इसलिए मोदी का जो हमला है मुझे लगता है कि एक धारदार है और कांग्रेस को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे साथ रितेश मोहरे जी भी मौजूद हैं। रितेश मोहरे जी, सवाल यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इस तरह के मुद्दे आप लोग इसलिए उठा रहे हैं कि आप लोगों को पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? आवाज थोड़ी आ नहीं रही है, चलिए आपके लग रहा है। तो हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। तो एक बार और आपका स्वागत कर लें, क्योंकि एक बार दोबारा आप जुड़े हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कांग्रेस आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार है जी। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और दर्शकों की तरफ से हम आपका अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अनिल सिंह चौहान जी, देखिए कांग्रेस चारों तरफ घिरती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी का बयान और फिर बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी लेकर के बातें करनी शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ घोषणा पत्र की जहां तक बात है, उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 20 में कुछ इसी तरह की बातें हैं, हिडन रूप में छिपी हुई। अगर जो देखें तो बातों से, राहुल गांधी की बातों से और न्याय पत्र में जो चीज़ें लिखी गई हैं, इससे चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही है। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को इन बातों से नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो स्पष्ट है। कांग्रेस ने बहुत पारदर्शी तरीके से अपना घोषणा पत्र बनाया है। हमने 5 न्याय की बात की है। सिर्फ फर्क इतना है कि देश के प्रधानमंत्री इस पद का नैतिक पतन करके उसको गलत ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। उसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको 10 साल का अपना हिसाब नहीं देना है कि क्यों 100 दिन में महंगाई कम नहीं हुई, क्यों वो अच्छे दिनों की बात नहीं करते, क्यों हम नहीं कहते कि काला धन वापस आएगा, नहीं है सर, क्यों वो रोजगार की बात नहीं करते। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए
बात ये नहीं है सर, बात ये नहीं है। हम पीसीआर से चाहेंगे कि अनिल सिंह चौहान जी और अन्य मेहमानों को एक ग्राफिक्स दिखाया जाए जो 12 बजे के प्रोग्राम में हमारे चले हैं। वो ग्राफिक्स हैं 12 बजे जो चले हैं, वो न्याय पत्र की वो बातें हैं। हम पेज के साथ वो दिखाएंगे आपको कि ये ग्राफिक्स हैं। पेज नंबर 6 पे आर्थिक, ये से फुल स्क्रीन दिखाइए, आर्थिक सामाजिक और पेज नंबर 7 पर बहुसंख्यकवाद को जगह नहीं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध। बहुसंख्यकों को जगह नहीं, यह बात लिखी गई। पृष्ठ संख्या 8 में अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार बरकरार रखे जाएंगे। मौलिक अधिकार का हरण कौन कर रहा है, यह सवाल है। शिक्षा, रोजगार, सेवा, खेल, कला का लाभ पाने में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन मिलने वाला है, यह बातें उसमें कही गई हैं। पृष्ठ संख्या 9, अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आसान कर्ज देने की नीति की बात की गई है। अल्पसंख्यकों की बात, और किसी को क्यों नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यकों को क्यों? अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल के अवसर मिलें, ये भी बातें कही गई हैं। नीति में उपयुक्त बदलाव से धन आय की असमानता का बदलाव करने की बात कही गई है, यह महत्वपूर्ण। पृष्ठ संख्या 20 में कहा गया है। ये सारी चीजें तो न्याय पत्र में भी कही गई हैं। दूसरी बात, जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, तो अल्पसंख्यकों को ही क्यों, क्या और गरीब होगा तो उसको नहीं प्रोत्साहन देगी सरकार? क्यों? देखिए देवेंद्र जी, 10 सालों में जिस तरह से इस देश में अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक का एक खाई बनाई गई है, और कहीं न कहीं पूरे विश्व समुदाय ने ये चिंता प्रकट की है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को वोट के नाम पर ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, छीना जा रहा है। देखिए, बहुसंख्यकों के अधिकार तो सुरक्षित हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि अल्पसंख्यकों में सिर्फ आप मुसलमानों को मत लीजिए, ये बात हमेशा संविधान में भी स्पष्ट है और हमेशा कही गई है कि जो वंचित वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग हो, उनका भी संसाधनों पे अधिकार है, उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुसंख्यकों को ये अवसर नहीं दिया जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अल्पसंख्यकों को देश निकाला कर दिया जाएगा, या उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, उस तरह से उनको छोड़ दिया जाएगा। पर सिर्फ स्पष्ट ये हो रहा है इससे कि हम अल्पसंख्यकों के भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन इसमें ये बात कही नहीं है कि बहुसंख्यकों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। दूसरी बात, आर्थिक नीति का जहां तक सवाल है, जब मीडिया को कुछ घरानों को सौंप दिया जाए, जब चंद उद्योगपतियों का ही 16 से 18 लाख रुपया माफ किया जाए, हेयर कट के नाम पर 6-8 लाख रुपए अलग माफ किए जाएं, और किसानों और गरीबों को लगातार जीएसटी और रॉयल्टी की चपेट में लिया जाए, तो वहां ये बहुत आवश्यक है कि देश लगातार आर्थिक असमानता की ओर जा रहा है, तो आर्थिक समानता के लिए नीति बनाई जाएगी, उसमें क्यों हस्तक्षेप, क्यों ऐसी कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, चंदा दिया जाता है? जी, आर्थिक समानता की नीति किस तरह से बनाई जाएगी? हमारे पास राहुल गांधी जी के बयान भी हैं और मनमोहन सिंह के भी बयान हैं। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वित्तीय सर्वे कराएंगे? पहली बात तो वित्तीय सर्वे कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हर पंचायत सेक्रेटरी के पास एक, जैसे परिवार रजिस्टर होता है, वैसे एक आर्थिक रजिस्टर भी होता है। उस आर्थिक रजिस्टर में किस परिवार में क्या क्या, कितनी खेत है, कितने बागीचे हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने मोटरसाइकिल हैं, सारे दर्ज होते हैं। अगर आज खरीद करके लाया और पंचायत सेक्रेटरी गांव में आया तो पता चल जाते हैं। तो सर्वे तो वैसे भी हुआ है, उसे ही उठा के देख लीजिए। आर्थिक सर्वे कराने की विशेष जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या सिर्फ 22 जो औद्योगिक घराने हैं उनके ही धन को देखा जाएगा, या 135 जो करोड़ जनता है उनका सभी देखा जाएगा? उनके आय के संसाधन देखे जाएंगे, कितना कमाते हैं कि देखा जाएगा, और उनको लिया किस तरह से जाएगा कि गरीबों में बांटा जाए, सभी को बराबर बांटा जाए। ये जो समझने की बात है, ये हम अब तक नहीं समझ पाए हैं। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है आज, लेकिन समझ नहीं पाए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता समझा नहीं पाए हैं। मैं ये समझना चाहता हूं। समझा रहा हूं साहब, मुझे मौका दीजिए, आप बताना चाहता हूं। बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि सचिव के पास सारा रिकॉर्ड रहता है गांव-गांव तक,
तब तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनगणना बंद कर दी जाए। क्या ग्राम पंचायतों के अलावा नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका नहीं है? क्या महानगर पालिका नहीं है? तो क्या जनगणना का जो व्यवस्था है संविधान में वो बंद कर दी जाए, सिर्फ सचिव से आंकड़े ले लिए जाए? देवेंद्र जी, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। हर घर घर जाकर जनगणना की आवश्यकता है, आंकड़ों को निकालने की आवश्यकता है कि किस परिवार में क्या स्थिति है, कौन गांव में किस स्थिति में रह रहा है, क्या स्थिति है, क्या गरीबी रेखा के नीचे वाकई उतने लोग निवास कर रहे हैं। अगर इस पर एक्सरे होता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? अगर गरीब को फाइन किया जाता है, वंचितों को खोजा जाता है और उनको लाभ दिया जाता है तो दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन लिया किस तरह से जाएगा? लेकिन लिया किस तरह से जाएगा? आप एक बार और सर्वे करा लीजिए, आर्थिक सर्वे, ठीक है, अगर जो कराना ही चाहते हैं तो आर्थिक सर्वे करा लीजिए और उस रजिस्टर से मिलान करा लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा, और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है और कहां से आ रही है, ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन सवाल हमारा यह है कि लेंगे किस तरह से, लेने का प्रोसेस क्या है और कैटेगरी क्या होगी, किस तरह से आप लेना चाहेंगे? क्या 135 करोड़ जनसंख्या में जो मध्यम वर्ग है उससे भी लेंगे या सिर्फ औद्योगिक घरानों से लेंगे, और देंगे किसको? जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको। देवेंद्र जी, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं उस बात को। बहुत स्पष्ट बात है कि सवाल गांव के और मध्यम वर्ग परिवारों का नहीं है। सवाल इसका है कि जो चंद उद्योगपति हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को अपने चंगुल में ले लिया है, उनको क्या टैक्सेस लग रहे हैं, गरीबों तक को कितना टैक्स पहुंचना चाहिए, वो हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पर कितनी अपनी कर्ज माफी कराते हैं, किसानों की कर्ज माफी क्यों नहीं होती है? समस्या इस बात की है, वो भी सारे उद्योगपति नहीं, चंद उद्योगपति हैं। कहां पर आर्थिक जो विषमता है वो बढ़ते जा रही है। अगर आप आर्थिक विषमता जो देश में बढ़ते जा रही है, धनी और धनी होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहा है, उसकी विस्तृत योजना नहीं बनाएंगे, आप ग्राम सहायक और सचिव के भरोसे बैठे रहेंगे, उसके पास रजिस्टर है, तो आप बेसिक में नीति नहीं बना पाएंगे। आपको आर्थिक विषमता और खाई जो बढ़ रही है उसके लिए खुली आर्थिक नीति बनानी होगी। जो उद्योगपति सही ढंग से व्यवसाय कर रहे हैं उनको प्रमोट भी करना होगा, और जो चीटिंग कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, राजनीतिक और मीडिया समूहों को संचालित करना चाह रहे हैं, उन उद्योगपतियों से ताकत छीननी पड़ेगी, उन पर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहां घोटाले किए, कहां देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, इस पर अध्ययन कैसे होगा? इस पर बारीक अध्ययन की बात अगर कांग्रेस कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी उसको डाइवर्ट क्यों कर रही है? ये गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल। ये रितेश मोहरे जी इसका जवाब देंगे। रितेश मोहरे जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की व्यवस्था है उनकी और फांसीवादी जो की विचारधारा को दर्शाता है। कांग्रेस चाइना और के साये में पूरा देश स्थिति में मुझे लगता है कि सोचने विचारने की आवश्यकता है। आप ये बात कर रहे हैं कि देश के अंदर आर्थिक होना चाहिए और पूंजीपतियों का पैसा सीधा बांट देना चाहिए। ये तो सीधा सीधा जब आसाम के अंदर या फिर ऐसे पश्चिम बंगाल और ऐसे साउथ में जब कम्युनिस्ट की पार्टी हुआ करती थी, नक्सलवाद के माध्यम से प्रकार से आपने देखा कि वहाँ के उद्योग व्यापार ने बंद कर दिए गए और जनता को बांटने के नाम पर इस प्रकार से उन्होंने राजनीति किया है और किस प्रकार से उसको पेट भरने काम किया। यही सोच आज कांग्रेस की हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें इसको पुनर्विचार करते हुए देश के मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं कमाता, राष्ट्र के लिए भी कमाता, टैक्स देता है, सब प्रकार से वो व्यवस्था जाते हुए अपने परिवार और अपने जीवन यापन को करता है। यही भारत की मूल पद्धति रही है। लगता है मुझे कि कांग्रेस की मूल पद्धति रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के जो राजकुमार राहुल गांधी बयान देते हैं, इससे समझ में आता है कि वो इटली की संस्कृति से प्रेरित है, जो माँ दंतेश्वरी मैया को भी दंतेश्वर माया कहते हैं। तो बयान इस प्रकार सांस्कृतिक अगर हम करेंगे या फिर देश की राजनीतिक या आर्थिक विषय पर बात करेंगे और चैनल पे भी नहीं पढ़ पाऊंगा, बात करेंगे उसको भी महंगाई है। और अमित शाह जी कहते हैं कि जब रावण मर रहा था भारत को भेजे थे भगवान राम ज्ञान देने के लिए, उनके धार्मिक ज्ञान पर कुछ कहेंगे आप रितेश जी? और किस तरह नरेंद्र मोदी जी यहाँ 600 करोड़ मतदाता पैदा कर देते हैं, टेलीकॉम बंद हो जाता है तो बात नहीं कर पाते
पाते हैं, कांग्रेस से ओपन जवाब कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, उस पर कुछ कहेंगे आप? करते हैं जिस प्रकार से, तो मुझे लगता है कि अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखना, क्योंकि वास्तविकता में ये चुनाव की पोजीशन में ये क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं। इनके राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए, चंद्र शेखर जी का बयान देख लीजिए, जयराम रमेश जी का बयान देख लीजिए, कहीं ना कितने अंतर है। मतलब कांग्रेस में कितनी विषमता है, कोई अलग अलग नेता अलग अलग बयान देता है। इनके बयानों का भी हम पूरा आगे करें कि देश के पूरे चुनाव के प्रति या देश के प्रति बयान वीर बनने की बजाय देश के मूल मुद्दों पे आइए, गरीबी और रोजगार की बात करिए, काले धन की बात करिए, महंगाई की बात करिए, उस पर बात करने में काला धन तो है आपके जो बयान तो धर्म के लोग। चलिए के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, के मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। और अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे के मिश्रा जी। के मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है जी, मौर्य साहब समय बहुत कम है। के मिश्रा जी, जैसा कि अनिल सिंह चौहान जी ने जो बातें कही हैं कि उसके लिए नीति बनाने की आवश्यकता है, सर्वे कराने की आवश्यकता है, वित्तीय सर्वे भी कराने की आवश्यकता है, और किस तरह से जो निचले तबके के लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी ऊपर उठाया जाए, इसके लिए एक अलग नीति बनाई जा सकती है। हालांकि सैम पित्रोदा ने जो बात कही थी वो सीधे सीधे जो है लोगों को दिग्भ्रमित करती है। हालांकि उस बयान से कांग्रेस ने अपना किनारा कर लिया है। ऐसे में जो अनिल सिंह चौहान जी जो बातें कह रहे हैं, वो बातें क्या जनता के बीच उतर पा रही हैं, कांग्रेस उतार पा रही है? जो आर्थिक असमानता की बात आ रही है कांग्रेस की ओर से, कहा जा रहा है वित्तीय सर्वे को लेकर, ये आर्थिक असमानता कहां से आ गई? आप सार्वजनिक उपक्रम का लगातार निजीकरण करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, निजीकरण करते जाएंगे, उद्योगपति इतने मजबूत हो जाएंगे कि विकसित राष्ट्रों की तरह एक दबाव समूह के रूप में सरकार के निर्णयों में या संसद के निर्णयों में जब प्रभावित करते हैं, जैसे हमने राजनीति शास्त्र में, लोक प्रशासन में पढ़ा है, तो उसके हिसाब से अब देखेंगे तो ये जो दबाव समूह है इनको कैसा रोका जाए और देश के नीति निर्धारण जो जनप्रतिनिधि है वो करे, एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो संविधान की जब बात आती है तो जाति आधार पर जो एसटी एससी ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, उसमें क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना उचित है क्या? यदि किसी ने दिया है तो उसको जनता के बीच विचार के लिए लाया जाना भी गलत नहीं मानता मैं। और जो विकास के लिए समान प्रकार के जो संसाधन है, निश्चित रूप से इसीलिए 80 करोड़ लोगों को चावल देने की बात आई होगी, आवास देने की बात आई होगी, जो मुफ्त में छत्तीसगढ़ में जो चना देने की, गुड़ देने की बात आती, ये भी गरीबी उन्मूलन के। गरीब मुक्त कब होगा? विकसित राष्ट्र की बात हो रही है, वहां गरीबी उन्मूलन की बात की जगह में हम जाति धर्म और इसके में जो उलझते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि देश हित में नहीं होगा। इस विवाद के जगह में नीति ऐसी बनानी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, महंगाई किस तरह से कम किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर नीतिगत निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। चुनाव एक बेहतर अवसर होता है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के विचार सामने आते हैं, उसी के आधार पर जनता फैसला करती है कि सरकार किसके हाथों में दिया जाए, किस राजनीतिक दल के हाथों में दिया जाए। ये जनता पर ही हमको अंततः छोड़ना चाहिए कि अपने मतदान का उपयोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ, विचार के साथ, और सभी दलों के जो विचार आ रहे हैं उनको सुनने के बाद अपना फैसला करें। मुझे लगता है कि देश सही रास्ते में जाएगा। जिस तरह से शिक्षा के स्तर में बढ़ावा बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो शिक्षित मतदाता हो रहा है, उससे लगातार आप देखेंगे हर मुद्दे पर वे गहन चिंतन कर रहे हैं और वो एक बेहतर राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए मतदाताओं को ही जागरूक होना होगा। जी, मतदाताओं को जागरूक होना होगा। चूंकि ये चर्चा बहुत लंबी भी जा सकती है, लेकिन समय के अपने दायरे हैं और उस दायरे को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महासंग्राम है, चुनावी घमासान है, और इस घमासान में कांग्रेस के बयान हैं और जिस पर चारों तरफ से कांग्रेस घिरती हुई देखी जा रही है, और उसके बयानों को लेकर के, न्याय पत्र में उल्लिखित बातों को लेकर के बीजेपी चारों तरफ से घेरने में लगी हुई है। लेकिन क्या कांग्रेस घिर पाएगी? क्या कांग्रेस के वोट बैंक में बीजेपी कमी कर पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी के चक्रव्यूह से निकल पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।